कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि जिस व्यक्ति से हमने पैसे उधार लिए हैं या फिर कोई लोन लिया है, तो परिस्थिति के कारण हम वह चुका नहीं पाते हैं। कई बार परिस्थिति भी हो जाती है, कई बार हम कह देते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए जो पैसे हैं वह मैं बाद में दूंगा। अगर किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी से लोन लिया है और वह उसका लोन नहीं चुकाता है, तो ऐसी स्थिति में वह क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा आप पर सिविल सूट कर देगा और रिकवरी सूट फाइल कर देगा और आईपीसी के सेक्शन 420 और 406 के तहत आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपके मन में यह भी नहीं है कि मैं अगले के पैसे नहीं दूंगा, आप उसे पैसे भी देना भी चाहते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आपने अगर किसी व्यक्ति से पैसे लिए हैं और आपने समय पर पैसे नहीं दिए हैं, तो क्या अगला व्यक्ति आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकता है? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। क्या एफआईआर दर्ज होगी, क्या नहीं होगी? मेरा जवाब ये रहेगा कि अगर आपने किसी से लोन लिया है या उधार पैसे लिए हैं, तो वह केस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप ध्यान से सुनना। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत एलएलबी लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें। सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि वह मामला कौन सा है। वह मामला है सतीश चंद्र रतनलाल शाह वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात। 3 जनवरी 2019 का यह जजमेंट है। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं लिंक आपको दे दूंगा, पूरा जजमेंट आप वहां से देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इस मामले में क्या हुआ था। इस मामले में यह हुआ था कि एक कंपनी के द्वारा सतीश चंद्र को 21 लाख रुपए का लोन दिया गया था और कंपनी के द्वारा यह कहा गया था कि जो लोन की राशि है वह 1 साल के अंदर आप कंपनी में जमा करा दीजिए। लेकिन कुछ राशि तो सतीश चंद्र के द्वारा जमा करा दी जाती है, लेकिन जो बाकी राशि है वह आर्थिक परिस्थिति बिगड़ जाने के कारण जमा नहीं कर पाई जाती है, जिससे कंपनी के द्वारा सतीश चंद्र को एक लीगल नोटिस भेजा जाता है और उसमें यह कहा जाता है कि जो बाकी राशि है वह जमा कराई जाए। सतीश चंद्र के द्वारा जवाब में यह लिखा जाता है कि अभी मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जब भी मेरे पास पैसे आएंगे मैं जमा करा दूंगा। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि मेरा इंटेंशन ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं आपके पैसे लेकर भाग जाऊं। अब कंपनी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। इसके साथ ही कंपनी की तरफ से 2 लिटिगेशन किए गए। पहला तो उस सतीश चंद्र पर सिविल सूट किया गया और उसमें यह बताया गया है कि कंपनी की तरफ से सतीश चंद्र को लोन दिया गया था और जो राशि थी वह सतीश चंद्र ने जमा नहीं करवाई, इस कारण से उस पर सिविल सूट किया जाता है। और दूसरा, आईपीसी के सेक्शन 420 और 406 के तहत सतीश चंद्र पर एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आईपीसी के सेक्शन 406 में क्या बताया गया है। 406 में है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मतलब कि अगर आप किसी व्यक्ति को कोई चीज देते हैं और वह आपका विश्वास तोड़ देता है और उसका इंटेंशन भी वही होता है कि आपका विश्वास तोड़ा जाए, तो आईपीसी के सेक्शन 406 में सजा दी गई। आईपीसी के सेक्शन 420 में यह बताया गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति से चीटिंग करके उससे पैसे लेते हैं और चीट करते हैं, तो वह आईपीसी के सेक्शन 420 के दायरे में आएगा और उसमें सजा का प्रावधान भी दिया गया है। जब सतीश चंद्र पर सिविल सूट और आईपीसी के सेक्शन 420 और 406 के तहत एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो वह अपनी रिलीफ के लिए गुजरात हाई कोर्ट में जाते हैं और गुजरात हाई कोर्ट में जाकर सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत एक पिटीशन की जाती है। सीआरपीसी के सेक्शन 482 में यह बताया गया है कि हाई कोर्ट को जो एफआईआर दर्ज की गई है आपके खिलाफ, आप उसे चैलेंज भी कर सकते हैं। गुजरात हाई कोर्ट में जो सतीश चंद्र के जो वकील होते हैं उनके द्वारा यह कहा जाता है कि यह एक सिविल मैटर है और मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है 420 और 406 में, वह बिल्कुल ही गलत तथ्यों के आधार पर दर्ज करवाई गई है, उसे क्वेश किया जाए।
और इसी दौरान ही इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में चार्जशीट भी पेश कर दी जाती है। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जाता है और जो पिटीशन होती है 482 सीआरपीसी की उसे खारिज कर दिया जाता है। अब उसके बाद सतीचंद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं जो हाई कोर्ट का जो खारिज आदेश है उसे चैलेंज करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट आने के बाद यह कहा जाता है कि जो मेरा इंटेंशन था वह कंपनी को चीट करने का नहीं था। मैंने कुछ जो पेमेंट थे वह कंपनी में जमा करा दिया और जो पेमेंट जो बाकी है, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए मैं जमा नहीं करा पाया। ये जो केस है वह बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है, ना कि बीच ऑफ ट्रस्ट का। और कंपनी ने सिविल सूट भी फाइल कर रखा है। लेकिन कंपनी के जो वकील साहब हैं उनके द्वारा आर्ग्यू यह की जाती है कि पहले दिन से ही जो सतीश चंद है उसका इंटेंशन पैसे देने का नहीं था। कहने का मतलब है कि वह कंपनी को पैसे नहीं देना चाहता था। इसी ग्राउंड पर जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसे खारिज नहीं किया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुराने जजमेंट का हवाला दिया जाता है और 3 बात कही जाती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहली बात तो यह कही जाती है कि जिस कंपनी ने सतीश चंद के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवाई थी उसने ही पहले भी सतीश चंद को लोन दिया था और लोन की जो राशि थी वह चुकाता आया है। साथ ही साथ जो ट्रांजैक्शन है वह भी लेन देन भी होती रहती है। इसलिए सतीश चंद का जो इंटेंशन था उसे चीट करने का नहीं था। इसलिए पहला पॉइंट यह डिसाइड करता है कि कंपनी ने सतीश चंद को पहले भी लोन दिया था और वह उस लोन की राशि को चुकाता आ रहा था। इसलिए हमें यह लगता नहीं है कि सतीश चंद कंपनी को चीट कर रहा है। अगर उसका इंटेंशन होता, इसका इंटेंशन चीट करने का हो, हमें नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दूसरी बात यह कही जाती है कि जब सिविल सूट ऑलरेडी चल रहा है और सतीश चंद के द्वारा जो नोटिस भेजा गया था उसका भी रिप्लाई भेज दिया गया है, इसलिए जो क्रिमिनल कोर्ट है और पुलिस को हम यह पावर नहीं दे सकते हैं कि वह उसमें इन्वेस्टिगेट करे। उनका यह मानना था कि अगर कोई सिविल डिस्प्यूट है और पैसों को लेन देन कोई मैटर है, आप हर मैटर को एफआईआर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आप क्रिमिनल प्रोसीजर की प्रक्रिया नहीं अपना सकते। तीसरी बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन दोनों में क्या अंतर है इसको भी समझाया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की शर्तों को तोड़ते हैं या उनका उल्लंघन करते हैं तो यह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इसके लिए आप सिविल सूट कर सकते हैं। लेकिन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का यह मतलब है कि अगर आप किसी व्यक्ति को शुरू से ही चीट कर रहे हो और आपका इंटेंशन भी उसे चीट करने का है तो आप उसके खिलाफ क्रिमिनल केस आईपीसी के सेक्शन 420 और 406 में उसके खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत पार्टी आपस में जानती है और सिविल सूट भी हो चुका है, ट्रांजैक्शन पहले भी हो चुका है और कुछ ट्रांजैक्शन यानी कुछ पेमेंट दिया जा चुका है और कुछ शेष है, तो यह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिविल सूट होगा, ना कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का क्रिमिनल केस। इसलिए यह केस 420 और 406 में नहीं चलेगा। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी उसे क्वैश कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि आप पर क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। अब इस मामले से हमें यह पता चलता है कि मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी से लोन लिया है और आपने उस लोन का कुछ हिस्सा कंपनी को दे दिया है और कुछ हिस्सा बकाया है और आपका इंटेंशन यह नहीं है कि आप उसे पैसे नहीं देंगे, बल्कि जैसे ही आपके पास पैसे आते हैं आप उस व्यक्ति को या उस कंपनी को पैसे देने के लिए तैयार हैं, आप उसे चीट भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, बल्कि उस पर आप सिविल सूट यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक सिविल सूट कर सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है और कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देता है तो आप अपने स्टेट के हाई कोर्ट में जाकर सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत उसे चैलेंज भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी से पैसे उधार ले लिए या कंपनी से लोन ले लिया और आप उसे
नहीं दे रहे हैं जानबूझकर और उस पावर को यूज करते हुए आप एफआईआर को क्वेश करवाने चले जाएं, आप इस कंडीशन में आप अपनी एफआईआर क्वेश नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि आप वहां पर साबित नहीं कर पाएंगे कि आप पैसे देने के लिए उसे चीट नहीं कर रहे थे। इसलिए अगर आपका इंटेंशन सही है तो आप हाई कोर्ट में जाकर अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तो आप उसे क्वेश भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।